हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमने 2 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। ये आज हमारी 3rd वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि जब भी हम कोई भी चीज स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमें चीजें थोड़ा समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम अलग अलग एलिमेंट्स उनके पढ़ रहे होते हैं। बट जब हम उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके उन्हें यूज करना सीखते हैं तब हमें चीजें समझ आना स्टार्ट होती है। इनिशियली जब एक बच्चा अल्फाबेट्स पढ़ रहा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि उस अल्फाबेट्स का यूज कहाँ पे होने वाला है, तो उसे वो यूजलेस लगता है कहीं ना कहीं कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। बट जब उन अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके वो वर्ड्स बनाता है, वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंसेस बनाता है, तो उन चीजों का यूज उसे क्लैरिफाई होता है। सेम वही चीज हमारे साथ है। अब हमने पाइथन को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो इनिशियली हमने देखा था कि पाइथन में कौन कौन सा कैरेक्टर सेट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़े, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने लिटरल्स के बारे में पढ़ा जो कि कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिक लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें, यानी कि आज की क्लास में जो हम सबसे पहले देखेंगे वो हम एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये चीज मैं आपको बता रही हूं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ कुछ जो इनिशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन उनके डिटेल्ड चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियोस जो है ये हमारे सीबीएसई के 11th-12th क्लास के सिलेबस का भी पार्ट है। ये 11th क्लास का सिलेबस है, लेकिन जो स्टूडेंट्स 12th में हैं अगर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, किसी रीजन से वो 11th क्लास में स्टडी नहीं कर पाए, तो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर ना हो आप आगे का कॉन्सेप्ट जो है नहीं कर सकते। 12th क्लास में पाइथन जो है वो पूरी फर्स्ट यूनिट हमारी जो 30 मार्क्स की है वो पाइथन पे बेस्ड है। और अगर पाइथन के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, जो 11th में हमने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, तो आप उस पार्ट को नहीं कर सकते। इसलिए ये वाली जो वीडियोस हैं वो 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेयरबोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ये जो है एक सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम, यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें उन्होंने काफी सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एक प्रोग्राम में क्या क्या होता है। लेट अस टेक अवर डिस्कशन फर्दर। Now we are going to talk about the basic structure of Python program, कि Python के प्रोग्राम का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, what all it can contain, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। Before we proceed, have a look at following sample code। ये जो यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है हम इसे देखेंगे। Look at the code and then proceed to the discussion that follows। Don't worry if the things are not clear to you right now। तो यही चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि अगर आपको चीजें अभी समझ नहीं भी आती हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट बिगनिंग है। जब धीरे धीरे आप आगे चीजों को करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्किप करने की कोशिश करेंगे तो आपको डायरेक्टली आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एक बार ये चीजें गो थ्रू कर रखी होंगी तो आपको आगे की चीजें जब पढ़ोगे तो सब कुछ आपका रिलेट होता चला जाएगा और चीजें आपको समझ आने लगेंगी। अब ये है हमारे प्रोग्राम की सबसे फर्स्ट लाइन। सबसे बिगिनिंग में देखिए हैश सिंबल है और उसके बाद लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कंपोनेंट, कि ये प्रोग्राम जो है वो किसी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को दिखा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो भी हैश के साथ लिखी गई है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन cu फॉलोज, की फंक्शन cu की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। उसके बाद देखिए आगे एक ये डेफ cu हमारे पास अभी हमें ऊपर बताया गया है कि ये क्या है, फंक्शन है। इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दी गई है, प्रिंट टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक हैश स्टेटमेंट है, मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज, कि अब जो है मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मेन प्रोग्राम में देखिए a को 15 एलोकेट किया, b को a-10 एलोकेट किया, a+3 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो है
उसके बाद एक कंडीशन दी हुई है इफ b ग्रेटर देन 5, ठीक है, और फिर ये कॉलन लगाया हुआ है और उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है और उसके बाद एक एल्स पार्ट दिया हुआ है। एल्स में हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद जो है हमें ये cu फंक्शन कॉल किया हुआ है और इसके बीच में दो स्टेटमेंट हो रहे हैं। एक देखिए कि यहाँ पे हैश के साथ गिवन है कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक और एक यहाँ हैश के साथ गिवन है कॉलिंग अबव डिफाइंड फंक्शन cu, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम है। अब हमें देखना है कि इस प्रोग्राम में ये जो इतनी सारी चीजें हमने देख ली ये है क्या क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या कर रही हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन देखिए हमारी क्या है, हैश दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम कंपोनेंट, यानी कि ये लाइन बेसिकली प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये यूजर को ये बता रही है कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है ये एक प्रोग्राम के कंपोनेंट को शो करने के लिए लिखा है। सेकेंड लाइन भी जो हैश के साथ लिखी है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन cu फॉलोज, तो वो लाइन भी हमें ये बता रही है कि उसके इस लाइन के बाद जो है वो फंक्शन cu की डेफिनेशन दी गई है, यानी कि ये बिगिनिंग वाली जो दोनों लाइनें हैं ये कोड का पार्ट नहीं है, ये यूजर को इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये हैश के साथ मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज, ये भी हमारा मेन मतलब प्रोग्राम की लाइन नहीं लग रही, इसे भी देख के लग रहा है कि बस ये यूजर को जो इस प्रोग्राम को पढ़ रहा है ये उसे ये बता रही है कि अब यहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए ये हैश के साथ जो लाइन है ये भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, हैश कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक। यहाँ पे देखिए ये कॉलन लगे हुए थे तो उसके बाद यहाँ पे ये हैश लगा के लिख दिया कि इस कॉलन का मतलब है कि ये जो है ये एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉलन आ रहा था बट ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी तो दोबारा इन्होंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे ये cu लिखा, जो ये ऊपर डेफ cu था तो यहाँ पे cu, तो ये देखिए ऊपर जब डेफ cu था तो उससे पहले उन्होंने लिखा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन cu और यहाँ उन्होंने लिखा है कॉलिंग अबव डिफाइंड फंक्शन cu। तो बेसिकली हैश वाले सिंबल के साथ जितनी भी लाइंस हमारे प्रोग्राम में है उन लाइंस को पढ़ के हमें ये लग रहा है कि ये कोड का पार्ट नहीं है, ये तो सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही है, ठीक है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं कमेंट्स। ये देखिए यहाँ आपको मेंशन भी किया गया है, ये हैश सिंबल के साथ जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, कमेंट्स। ये इधर भी देखिए ये क्या है, हमारे कमेंट्स। हालांकि ये इनलाइन कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, बट जितने भी हैश सिंबल के साथ यहाँ पे गिवन है वो सब क्या है, कमेंट्स। कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिन्हें हमारा इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, यानी कि वो कोड का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ जो उस प्रोग्राम को पढ़ रहा है थ्योरेटिकली। जैसे हमने इसे पढ़ा तो इन लाइन को पढ़ के हमें हेल्प मिली कि कहाँ से मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कहाँ से cu फंक्शन की डेफिनेशन शुरू हो रही है, कहाँ पे cu फंक्शन को कॉल किया है, कॉलम्स का मेन ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रीडर के लिए है, यूजर के लिए है, ना कि जो हमारे कोड का मतलब ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है, इंटरप्रेटर इन्हें रीड नहीं करता। ये होते हैं कमेंट। उसके बाद ये देखिए ये है हमारा फंक्शन, ये जो हमने ये डेफ cu लिखा है इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। प्रोग्राम में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस का एक अलग चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद ये कमेंट हमने ऑलरेडी कर ही लिया। अब ये जो है a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3, ये सब क्या है, हमारी स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे उन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इन स्टेटमेंट्स में जो हम ये वैल्यूज लिखते हैं, a15 लिखा, a माइनस 10, a प्लस 3, b ग्रेटर देन 5, ये इस तरीके की जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं ये सब हम इन सबको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इन सब की कोई ना कोई वैल्यू इवेल्युएट होती है, या तो कोई सिंगल वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ देखिए डायरेक्टली 15 लिखा हुआ था, और या फिर अगर कोई जो इक्वेशन टाइप बन रहे हो उस इक्वेशन की एक कोई ना कोई वैल्यू इवेल्युएट होगी। इन सब चीजों को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब इसके साथ यहाँ पे ये जो इफ और एल्स यूज हुआ है, इफ एल्स जो होती हैं वो हमारी कंडीशंस होती हैं। इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर पूरा कंप्लीट हमारे सिलेबस में है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे।
प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब ये CU फंक्शन है, ऊपर तो सिर्फ इसे डिफाइन किया था। जब हम इस CU फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा होता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम इसी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको ये कोड की हेल्प से एक बार बता दिया, ठीक है। अब हम इसे आगे देखते हैं। As you can see, the above sample program contain various components. कौन कौन से components हैं? उसमें expressions हैं, comments हैं, blocks and indentation है, statements हैं और functions हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में हमने ये वाले बेसिक components जो हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं। Now we will discuss about each component in detail. First one is our expression. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सॉल्व करके एक वैल्यू डिराइव कर पाओ, उस किसी भी इक्वेशन को अगर आप इवेल्युएट करके उसमें से एक वैल्यू निकाल सको तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैन बी एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, यानी कि जो न्यूमेरिक आपके कांस्टेंट होते थे और जितने आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे उन सब का कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन हो सकता है। लीगल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली आप मैथ्स में पढ़ ही चुके हो कि आपकी इक्वेशंस में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब सिंबल्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, वो सब कुछ। एन एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स that represent a value. एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन हो सकता है सिंबल्स का। सिर्फ रूल क्या है कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। अगर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कोई वैल्यू नहीं निकल रही, यानी कि वो एक्सप्रेशन है ही नहीं। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग। एक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, विच पाइथन इवेल्युएट एंड विच देन प्रोड्यूस अ वैल्यू, और जिससे कि हम एक वैल्यू प्रोड्यूस कर पाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, ये देखिए यहाँ पे 15 है, 2.9 है, ये खुद में ही अपने आप में वैल्यू है, तो ये तो एक्सप्रेशंस होंगी ही होंगी, ये तो वैल्यूज ही हैं। बट यहाँ पे देखिए a+5 को जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमें एक वैल्यू जनरेट होगी कि a की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा और उससे हमें वैल्यू मिली। ये देखिए 3 + 5 डिवाइड बाय 4, यहाँ से भी वैल्यू जनरेट हो रही है, तो इसलिए ये सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस है। Now from the above sample code, can you pick out all expression? जो ऊपर वाला अभी हमने ये कोड पढ़ा था, क्या हम इसमें से सारे एक्सप्रेशंस को पिक आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये देखिए 15, a-10, a+3, b greater than 5, ये सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस है। तो ये देखिए यहाँ मेंशन भी है 15, a-10, a+3, b greater than 5, ये सब क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस। Now our second component is statement, ठीक है। जब हमने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा तो एक्सप्रेशन में हमने देखा कि एक्सप्रेशन का मतलब है सिर्फ कि कोई वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है। अगर या तो पहले से कोई वैल्यू है या फिर उस चीज को सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल रही है तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। बट स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए जब हम अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती हैं, स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। While an expression represents something, a statement is a programming instructions that does something. एक्सप्रेशन जो होते हैं वो तो सिर्फ कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करती हैं। एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग बट स्टेटमेंट डज समथिंग, दैट इज सम एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट। ये देखिए प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो यानी कि हेलो को प्रिंट करना है, हमने ये इंस्ट्रक्शन दी तो ये हमारी क्या बन गई, एक स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। नाउ ये देखिए इफ b greater than 5, कि अगर b जो है वो 5 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे इन्होंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं बट यहाँ पे हमारी क्या होती है, कोडिंग लिखी होती है। तो अगर b जो है 5 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये भी हमारी क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई। तो जब भी हम किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्टेटमेंट्स बन जाती है।
While an expression is evaluated, a statement is executed. तो ये फर्क होता है एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में। अभी देखिए आपने दो डिफरेंसेस यहाँ पे नोट किए होंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या था, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग बट स्टेटमेंट डज समथिंग। और सेकंड डिफरेंस क्या है, एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड बट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशन को हम सिर्फ सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसे इवैल्यूएट करते हैं, बट स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। एंड इट इज नॉट नेसेसरी that a statement result in a value। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है निकल कर आए। इट मे और मे नॉट यील्ड अ वैल्यू। हो सकता है एक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो तो उसकी वैल्यू निकल कर आए, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए प्रिंट हेलो में हेलो प्रिंट हो गया, बट इसकी कोई वैल्यू तो नहीं आइडेंटिफाई हो सकती ना। इफ b ग्रेटर देन 5, यहाँ पे देखिए b ग्रेटर देन 5 हमें ट्रू रिटर्न करता है, तो ये हमें एक वैल्यू देता है, बुलियन लिटरल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट वैल्यू जनरेट कर रही है बट पहले वाली नहीं कर रही। सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अबव सैंपल कोड। अब जो हमने कोड पढ़ा था हम उस कोड से जो है स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए a इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखिए इसमें से जब हमने एक्सप्रेशन देखा था तो एक्सप्रेशन कितना पार्ट था, सिर्फ ये एक वैल्यू, ये 15 एक्सप्रेशन था। बट जब इस पूरी लाइन को अगर आप देखें a इज इक्वल टू 15, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि a को 15 एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्शन बन गया, तो ये क्या है, स्टेटमेंट। अब अगर सिर्फ a माइनस 10 को देखो तो ये एक एक्सप्रेशन है कि a में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट a में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को b में स्टोर कर दो, ये इंस्ट्रक्शन है कि a में से 10 को सब्ट्रैक्ट करके उस आंसर को b में स्टोर कर दो, ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई। a+3 एक्सप्रेशन था कि a की वैल्यू में जो है वो 3 ऐड हो जाएगा, उसे आप कैसे भी मतलब इवेल्युएट कर सकते हो, बट a में 3 ऐड होके उसे प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो ये क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, b<5 आपका एक्सप्रेशन था, लेकिन इफ b<5 जब आपने लिखा तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होती हैं, जब भी हम सिस्टम को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हमारी बन जाती है स्टेटमेंट्स। नाउ अवर थर्ड कंपोनेंट इज कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था। कमेंट्स आर द those parts which are useful only for the user or the reader of the program, but those lines are not interpreted by the interpreter। ठीक है, जब हम पाइथन के कोड को रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो हमारे कमेंट्स को नहीं पढ़ता। कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, यूजर के लिए होते हैं। अब कई बार जैसे अभी तो हमने पाइथन की सिर्फ बिगनिंग की है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट किसी एक बंदे ने किया, उसने 3-4 दिन उस प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके बाद मान लो वो कंपनी छोड़ के चला गया, कोई नया एम्प्लॉय उस कंपनी ने हायर किया, अब उस एम्प्लॉय को वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। अब अगर जो पुराना एम्प्लॉय था वो सिंपली सिर्फ कोडिंग लिखता रहता, ठीक है, तो उस नए एम्प्लॉय को कभी ये समझ ही नहीं आता कि इस कोडिंग में क्या कर रखा है, और समझ भी आता तो उसे बहुत ज्यादा टाइम जो है अपना इन्वेस्ट करना पड़ता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता कि उस पुराने एम्प्लॉय ने आखिर ये कोड में लिख क्या रखा है। अब वेरिएबल्स भी कई बार हम रिलेवेंट यूज नहीं करते तो चीजों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो पुराना एम्प्लॉय है उसने जगह जगह कमेंट्स डाल रखे हो कि इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ से नया फंक्शन शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो फिर जो नया एम्प्लॉय होगा उसे वो पुराना कोड बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और वो उसी कोड में आगे जो है आसानी से डिटेल्स ऐड कर पाएगा। तो इसीलिए कमेंट्स जो होते हैं वो यूजर के लिए होते हैं, जो उस प्रोग्राम को पढ़ रहा है उसके लिए होते हैं, ना कि जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन विच इज read by the programmer but ignored by the Python interpreter। कि कमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है जो कि
प्रोग्रामर के लिए होती है जो उस प्रोग्राम को रीड कर रहा है, यूज कर रहा है, लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर उन स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ता, वो उन्हें क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इन पाइथन कमेंट्स बिगिन विद द हैश सिंबल। पाइथन में जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं और फिजिकल लाइन के एंड के साथ जो है वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि जैसे एक लाइन के आपने हैश से जहां भी आपने हैश लगाया वहां से आपका कमेंट शुरू हो गया और जैसे ही वो लाइन आपकी खत्म होगी उसके साथ ही आपका कमेंट भी जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि उस लाइन के लास्ट तक कमेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो फिर आपकी नॉर्मल कोडिंग शुरू हो जाएगी, कमेंट जो है वो हट जाएगा। ठीक है। इन द अबव कोड यू कैन सी 4 कमेंट्स। वहां पे आपने 4 कमेंट्स देखे थे, इनफैक्ट 5 कमेंट्स थे। ठीक है। अब उन कमेंट्स को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है द फिजिकल लाइन बिगिनिंग विद हैश आर द फुल लाइन कमेंट्स, जहां पे एक लाइन की बिगिनिंग ही हैश सिंबल से होती है, तो उन कमेंट्स को हम क्या कहते हैं, फुल लाइन कमेंट्स कहते हैं। क्योंकि अगर किसी भी लाइन में जहां भी आपको हैश मिला है वहां से कमेंट शुरू हो जाता है और उस लाइन की आखिर तक जो है वो कमेंट ही रहता है। तो अगर आपने लाइन की शुरुआत ही हैश सिंबल से कर दी तो वो पूरी लाइन आपकी कमेंट बन गई, तो इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, फुल लाइन कमेंट्स कहते हैं। और इस प्रोग्राम में आपने 3 फुल लाइन कमेंट्स जो है वो देखे हैं। 2 तो आपके बिगिनिंग में ही थे जहां आपको लिखा मिला था दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम कंपोनेंट और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन CU फॉलोज। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये आपका कोड था, तो ये देखिए ये बिगिनिंग की जो 2 लाइन थी ये स्टार्ट ही हैश से हो रही थी, तो ये दोनों फुल लाइन कमेंट थे। और ये एक यहाँ पे देखिए मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज, यहाँ भी आपका ये स्टार्टिंग से ही कमेंट है, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, फुल लाइन कमेंट। ये तीनों क्या है, फुल लाइन कमेंट। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे पहले तो हमने अपना पाइथन का कोड लिख दिया और फिर उसी लाइन में हमने हैश लगा के बता दिया कि ये कोड क्या काम कर रहा है। यानी कि पूरी लाइन हमारी कमेंट नहीं है, पहले हमने अपना कोड लिखा और बाद में हैश लगा के कमेंट लिख दिया। ऐसे कमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन कमेंट्स। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पहले आपने पाइथन कोड लिखा इफ b ग्रेटर देन 5, उसके बाद क्या हुआ, हैश डाल के आपने मेंशन कर दिया कि इस लाइन में ये जो कॉलन है इसका मतलब है कि यहाँ से एक ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं इनलाइन कमेंट। एक ये था आपका, और सेकंड ये देखिए जहां CU फंक्शन को कॉल किया है, ये भी जो है ये क्या है, हमारा इनलाइन कमेंट है। ठीक है। तो ये 2 तरीके के फुल लाइन कमेंट और इनलाइन कमेंट्स। ठीक है। The fourth comment is inline comment as is start in the middle of the physical line, कि वो क्या है, स्टार्टिंग से शुरू नहीं हो रहा, लाइन के बीच में से अगर कहीं भी कमेंट शुरू हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनलाइन कमेंट कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल था कि पहले कोड लिखा और उसके बाद आपने कमेंट मेंशन किया। तो अब ये तो 2 तरीके के कमेंट हो गए, फुल लाइन और इनलाइन कमेंट। लेकिन अब ये तो लाइन तो एक ही है ना, चाहे आपने आधी लाइन में लिखा है या पूरी लाइन में। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है, यानी कि अपना कोड शुरू होने से पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हो, जो भी आप आगे कोड लिखने जा रहे हो उसके लिए। ठीक है। मान लीजिए आपने एक पाइथन में आपने एक कोड लिखा कि आप सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हो और फिर उन मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को ग्रेड एलोकेट कर रहे हो। जिनके 90 से अबव है उन्हें A+, जिनके 80 से 90 है उन्हें A, जिनके 70 से 80 है उन्हें B, 70 से कम वालों को D। इस तरीके से आप ग्रेड दे रहे हो। तो अब ये तो आपकी इंफॉर्मेशन काफी लंबी हो गई, एक लाइन में तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ नहीं पाएगी। तो जब आप अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ये इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन तो कई लाइनों में आएगी। तो उस कमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट को हम पाइथन में करेंगे कैसे, उसके हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स। व्हाट इफ यू वांट टू एंटर अ मल्टी लाइन कमेंट और अ ब्लॉक कमेंट, यानी कि अगर आपको मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है या फिर एक पूरा ब्लॉक लिखना है कमेंट सेक्शन में, तो आप कैसे करेंगे। यू कैन एंटर अ मल्टी लाइन कमेंट इन 2 ways। पहला तो क्या है कि जितनी लाइन में आपका कमेंट आया है, जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लीजिए आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं और वो आपकी बिगिनिंग की 4 लाइनों में वो इंफॉर्मेशन आई, तो एक तरीका तो क्या है कि उन
4 की 4 लाइंस के बिगिनिंग में आप हैश सिंबल लगा दो कि जितनी लाइन में भी आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपका कमेंट आ रहा है, हर लाइन को आप हैश से बिगिन कर दो, तो वो सारी लाइन आपकी कमेंट बन जाएंगी। दैट इज एड अ हैश सिंबल इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिजिकल लाइन पार्ट ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। कि जितनी भी लाइंस जो है वो मल्टी लाइन कमेंट का पार्ट है, उन सब की बिगिनिंग में आप क्या लगा दो, हैश लगा दो। ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट को स्पेसिफाई करने का, और वो होता है ट्रिपल कोटेड नोटेशन। ट्रिपल कोट्स आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग में भी पढ़े थे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल लाइंस में जब आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी होती है तो वो हम कैसे करते हैं। वहां आपने पढ़ा था ट्रिपल कोट्स या फिर ट्रिपल टाइम डबल कोट्स जो आपने पढ़े थे, वही सेम चीज यहाँ पर है। कमेंट्स भी आप ट्रिपल कोट्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आपने अपनी लाइन की बिगिनिंग ट्रिपल कोट्स से की और उसके बाद उसमें जो है सारा डाटा लिखा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। ठीक है, और इस मल्टी लाइन कमेंट को हम डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। टाइप कमेंट एज ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। हम कमेंट्स को ट्रिपल कोटेड मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह लिख सकते हैं, इस तरीके से कि ट्रिपल कोट से हमने लाइन को बिगिन किया, उसके बाद हमें अपनी जितनी इंफॉर्मेशन देनी थी वो इंफॉर्मेशन जितनी भी लाइंस में आई हमने सारी लाइंस में लिख दी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, ट्रिपल कोट्स को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, मल्टी लाइन कमेंट बन गया। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा कि फिर ये स्ट्रिंग है या कमेंट, ये हमें कैसे पता। हमने तो ये चीज स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी कि ट्रिपल कोट्स या फिर ट्रिपल टाइम डबल कोट्स जो होते हैं वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए होते हैं। तो अब ये जो ट्रिपल कोट्स में लिखा है ये कमेंट है या स्ट्रिंग, ये हमें क्या पता। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब हमने इस तरीके से, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, इस तरीके से लिखा है तो ये क्या है, आपका कमेंट। बट ये स्ट्रिंग कब बन जाएगा, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन किसी वेरिएबल में स्टोर करवाई होगी, क्योंकि हम किसी वेरिएबल में कमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। इसलिए जो हमारा, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये मान लीजिए इक्वल का साइन लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये नहीं है, ये सारा पार्ट, ये सारा आपने सिर्फ इस तरीके से कोट्स में लिखा है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, मैं एक बार आपको ये चीज प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। ये मेरे पास एनाकोंडा से मैंने स्पाइडर सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन किया है। मैं यहाँ से एक नई फाइल ले लेती हूँ। ये देखिए, इवन मुझे कुछ टाइप करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जब भी हम एक नई फाइल ओपन करते हैं स्पाइडर में, बिगिनिंग में ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले होती है। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन जो है ये भी आपकी कमेंट है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है, हैश से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पहले डिटेल डिस्प्ले होती है कि किस डेट और किस टाइम पे जो है ये फाइल क्रिएट की जा रही है। दैट इज आज मंडे है, 22 जून है, टाइम अभी 5 o'clock हुए हैं, 5:18 minutes 49 seconds। ईयर जो है वो 2020 है, और जो मेरा सिस्टम है वो अमित, उसका यूजर नेम अमित है। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, और ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये कमेंट सेक्शन में है। तो ये देखिए, ये ट्रिपल कोट से, ट्रिपल टाइम डबल कोट से शुरू हो रही है और ट्रिपल टाइम डबल कोट से ही खत्म हो रही है। तो ये जो है ये हमारे क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स है। अब क्वेश्चन हमारा था कि स्ट्रिंग और कमेंट में डिफरेंस क्या है, कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन कमेंट। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये एक कमेंट है। ये स्ट्रिंग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है। जब तक आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपने कोड में ऐसे ही थोड़ी कहीं भी स्ट्रिंग लिख दोगे। आप कभी ऐसे लिख सकते हो कोड में, आपने सिंपली ये लिख दिया हेलो, क्या इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका। ये आपका एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता इवन। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अब अगर आप इसे रन करोगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैं इसे रन करती हूँ। पहले मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, मैं इसे सेव कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या यहाँ पर कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ नहीं था हमारा। तो इसलिए ये जो है, जब हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं तो वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह एक्ट कर देती है, और अदरवाइज वो मल्टी लाइन कमेंट की तरह रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ
मान लीजिए मैंने ट्रिपल कोट्स में लिख दिया, ये मैंने रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया और उसके बाद ट्रिपल कोट से इसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक कमेंट बन गया। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं इसे एक वेरिएबल ए में स्टोर करवा लेती हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गई। अब मैं चाहूं तो अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकती हूँ। मान लीजिए मैंने दे दिया प्रिंट ए, क्योंकि इन सबको मैंने ए में स्टोर करवाया था। अब जब मैं अगर इसे रन करूंगी तो ये देखिए ये सारा डाटा जो है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रखा था। तो होता ये स्ट्रिंग ही है। अब क्योंकि आपने स्ट्रिंग की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या था, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स, सिंबल्स जितने भी होते हैं, कोट्स में जो भी क्लोज होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो जो कमेंट होते हैं वो भी एक तरीके के स्ट्रिंग ही होते हैं, बट जब तक हमने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया है तब तक वो किसी काम के नहीं है, तब तक वो सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ मल्टीलाइन कमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग, और हम इस तरीके के जो ये मल्टीलाइन कमेंट्स होते हैं उन्हें डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप या तो ट्रिपल एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो, यानी कि 3 टाइम सिंगल कोट, और या फिर आप ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो, यानी कि 3 टाइम डबल कोट्स, ठीक है। द डॉक स्ट्रिंग्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है फंक्शन। फंक्शंस का हम आगे डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे। इवन जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा ब्लॉक्स का, उसकी भी हम आगे एक डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट एक बार हम यहाँ ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। फंक्शन, अ फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड, यानी कि एग्जीक्यूटेड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक ऐसा कोड होता है जिसका हम कोई नाम रख देते हैं, ठीक है, और उस कोड को हम बार बार जो है अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को कॉल करके, जब भी हमें उसकी जरूरत पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा कोड चाहिए होता है जो हमारे प्रोग्राम में बहुत बार यूज हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यही मान लीजिए कि आपके पास अपने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास ऑब्वियसली कई सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब स्टूडेंट्स के पास। अब आपको क्या करना है, आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करना है, ठीक है, कि उसके जिन जिन सब्जेक्ट में जितने जितने मार्क्स हैं आप सबको टोटल कर दो। आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करना है, यानी कि अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो आपको 30 टाइम क्या करना है, मार्क्स का सम करना है, ठीक है। तो 30 टाइम आप पूरी की पूरी जो है वो रिपीटेड स्टेटमेंट लिखो, तो उसके लिए क्या होता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि हमें बहुत सारी टाइपिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं इस पार्ट का प्रैक्टिकल आपको अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें और इंक्लूड हो जाएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रही हूँ ये चीज कि जब हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम करना है, यानी कि 30 टाइम्स हमें एक ही काम को रिपीट करना है, दैट इज मार्क्स का सम। तो कितना अच्छा हो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो कि बस हमने स्टूडेंट के मार्क्स डाले और हमारे पास रिजल्ट जो है वो सामने आ गया सम होके, हमें पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, इसी वाले कोड में मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है, मार्क्स का सम करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू, मान लीजिए इंग्लिश के मार्क्स इसमें स्टोर हैं, प्लस हिंदी, प्लस मैथ, प्लस हमने क्या किया, साइंस, प्लस हमने जीके दे दिया, ठीक है। हमने ये सारी चीजें जो है इन पांचों का हमें क्या करना है, सम करना है। अब अगर 30 स्टूडेंट्स हैं
तो 30 के 30 टाइम्स हमें ये स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, रिपीट करनी पड़ेगी। और इसके बाद हमें इस सम को क्या करना है, डिस्प्ले भी करवाना है, प्रिंट। ठीक है, हमें ये दोनों काम करने हैं। और हो सकता है फिर हमें इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी हो, तो हमें इसके बाद ये भी करना हो, हमने एवरेज ले ली इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5, और फिर हमने ये एवरेज भी प्रिंट करवाई, प्रिंट एवरेज। ठीक है, हमें हर स्टूडेंट के लिए ये इतना सारा काम करना है। तो अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है तो हमें 30 टाइम्स जो है ये सारा काम जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। बट इसका एक शॉर्ट हैंड पाइथन ने हमें क्या दिया है, फंक्शन की फॉर्म में, कि आप इसका एक फंक्शन बना के रख लो। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाएंगे, फंक्शन हम बनाएंगे डेफ कीवर्ड की हेल्प से। मान लीजिए इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया टोटल। ठीक है, टोटल में हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल में हम यहाँ पे दे देते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड जीके। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये इंडेंटेशन मैं आपको अगले कंपोनेंट में समझाने ही वाली हूँ। फिलहाल के लिए ये देखिए, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज आपका ये है कि अब आपको जो 30 स्टूडेंट्स के लिए काम करना है तो आपको 30 टाइम्स ही 4 स्टेटमेंट्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपको 30 टाइम्स सिर्फ कितना टाइप करना है, आपको लिखना होगा टोटल, और टोटल में ये जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके हैं इनके हम यहाँ मार्क्स दे देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स के इंग्लिश में है 45, उसके बाद हिंदी में है उसके 43, मैथ्स में है उसके 49, और साइंस में 41 है, और जीके में उसके 35 है। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ इतना कॉल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि सम हो जाएगा इन पांचों नंबर्स का, क्योंकि ये 45 यहाँ इंग्लिश में स्टोर हो गया, 43 हिंदी में, 49 मैथ में, 41 साइंस में, 35 जीके में। टोटल कॉल हुआ है, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये हमने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए किया, उसी तरीके से सेकंड स्टूडेंट के लिए हम दोबारा कर देंगे टोटल, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू दे देंगे कि सेकंड स्टूडेंट के जितने जितने मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टूडेंट के लिए भी क्या हो गया, उसका सम होके सम डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद जो है उसकी एवरेज कैलकुलेट होगी, एवरेज डिस्प्ले होगी। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट के लिए भी। तो बेसिकली हमारा काम कितना आसान हो गया। पहले हम एक स्टूडेंट के लिए ये 4 लाइनें टाइप कर रहे थे, अब हमें एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये एक इतनी सी लाइन जो है वो टाइप करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से जब हमें एक ही काम बार बार परफॉर्म करना होता है, यहाँ हमें ये वाला काम 30 बार परफॉर्म करना था क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है 30 टाइम्स, बट कोई भी पार्ट जो आपको अपने कोड में मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो हम उसका क्या करते हैं, फंक्शन बना के रख लेते हैं। उस फंक्शन का हम एक नाम रख देते हैं, यानी कि इस कोड का हमने एक नाम रख दिया। इस कोड का नाम हमने क्या रखा, टोटल रख दिया। तो अगली बार हमें जब भी इस कोड की जरूरत पड़ेगी हम टोटल की हेल्प से इसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो हैं वो हमारी होती हैं फंक्शन के अंदर। वही ये यहाँ पे कह रहा है कि हम फंक्शन क्या होता है, एक कोड होता है जिसका एक नाम रख दिया और उसे हम अपने कोड में बार बार रीयूज कर सकते हैं, सिर्फ उस कोड के नाम का यूज करके। In the above sample program there is one function namely cu। जो हमने यहाँ पे सैंपल कोड पढ़ा है उसमें हमारा फंक्शन क्या था, cu। The statement intended below its def statement are part of the function। अब यहाँ पे इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज तो सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन को डिफाइन करने का, डेफ कीवर्ड और उसके बाद फंक्शन का नाम। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताया था, पहले हमने क्या लिखा, डेफ लिखा, और उसके बाद हमने क्या लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। ठीक है, अब जब हमने फंक्शन का नाम लिखा, इसके बाद ये जो आर्गुमेंट है इस वाले पार्ट को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये फंक्शन का डेफ के साथ फंक्शन का नाम दे दिया तो इससे ये पता चल गया कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन। ठीक है, ये फंक्शन का सिंटैक्स है।
पहले डेफ कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं और उसके बाद कॉलन, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है वो इस फंक्शन के अंदर इंटेंडेड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको इंटेंड का मतलब पता होना चाहिए। पाइथन में जो है ब्रैकेट्स यूज नहीं होते। जावा, सी प्लस प्लस जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वहां हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है। पाइथन जो है वो सिंटैक्स को बहुत ज्यादा इजी कर देती है। यहाँ किसी तरीके के ब्रैकेट्स डिफाइन नहीं होते ब्लॉक के लिए। जब आपने यहाँ कॉलन लगा के एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखिए डेफ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा था, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस कॉलन के बाद जितनी भी लाइन इस डेफ के अंदर से स्टार्ट हो रही होंगी वो सारी इस कोड का पार्ट होंगी, ठीक है। जितनी भी लाइन जो है इसके अंदर से स्टार्ट हो रही होंगी, चाहे आप यहाँ पे मैंने एक एक स्पेस दिया है, जरूरी नहीं है आप एक स्पेस दें, आप मान लीजिए कई स्पेसेस दे रही है यहाँ पे इस तरीके से। ये अब ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो कहाँ लाई कर रही हैं, इसके अंदर लाई कर रही हैं। देख के ही पता चल रहा है, यानी कि जहां से डी शुरू हो रहा था उसके अंदर से हम जितनी भी स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं वो सारी स्टेटमेंट जो है वो हमारे इस फंक्शन का क्या बन जाती हैं, पार्ट। और इसी को हम फॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, द स्टेटमेंट्स दैट आर इंटेंडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आर द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। और सिर्फ फंक्शन का ही नहीं, अब आगे हम इफ एल्स ब्लॉक पढ़ेंगे या सिंपल ब्लॉक्स पढ़ेंगे। जब भी कहीं पे कॉलन आता है वो एक ब्लॉक बन जाता है, चाहे फिर वो लूप पढ़ें हम, इफ एल्स कंडीशन पढ़ें या फंक्शंस पढ़ें। आगे हम डिटेल में इन चैप्टर्स में जब पढ़ेंगे, जहां भी कॉलन लगा यानी कि एक ब्लॉक की शुरुआत हो गई। और जब ब्लॉक की शुरुआत हो गई यानी कि इस ब्लॉक में नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी, चाहे एक स्टेटमेंट आए चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए, जो इस ब्लॉक का पार्ट होंगी हमें वो स्टेटमेंट लिखनी है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहां से हमारी ये हेडिंग शुरू हो रही है हमारी बाकी लाइन जो है वो इसके अंदर से ही शुरू हो। जैसे ही हम इस लेवल से बाहर आएंगे, जैसे अब ये चारों स्टेटमेंट देखिए एक लेवल पे, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 स्पेस के गैप पे शुरू हो रही है, कोई 3 स्पेस के। आप चाहे 1 स्पेस दो, 2 स्पेस दो, 5 स्पेस दो, लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट है सब में सेम होना चाहिए। जैसे ही आप इससे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, जैसे ये देखिए ये टोटल हमने लिखा, टोटल अब मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, लाइन की बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है। ये जरूरी नहीं है इतने स्पेस देने जो मैंने दिए, मान लीजिए ये मैंने स्पेसेस नहीं दिए, उससे एंटर करके ये मेरा यहाँ पे नेक्स्ट से जो है वो बिगिन हो रहा है। तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा कि अब हम इस फंक्शन से बाहर आ गए। ये जो 2 लाइनें हैं ये दोनों लाइन जो है वो फंक्शन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनकी इंडेंटेशन जो है वो ब्लॉक वाली स्टेटमेंट से बाहर की है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको ब्लॉक और इंडेंटेशन भी जो है वो क्लियर हुआ हो। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, यहाँ पे ये देखिए इसमें एरर शो हो रहा है, हमें ये वाला सिंबल जो है वो यूज करना है शायद। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने टोटल जब एक बार ये कॉल किया तो क्या हुआ, इन 5 नंबर का सम होके डिस्प्ले हुआ डेट इज 213, और फिर ये 5 से डिवाइड होके डिस्प्ले हुए डेट इज 42.6। उसके बाद जब सेकंड टाइम टोटल कॉल हुआ तो क्या हुआ, इन 5 नंबर्स का सम हो गया डेट इज 205, और जब इन्हें 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिल गया, 41 मिल गया। बट अगर ये इसी के अंदर इंटेंडेड होते, मान लीजिए मैं यहाँ ये स्पेस देके देखिए ये टोटल भी जो है उसी के अंदर हमने लाई कर दिया, और यहाँ पे भी मैं इसे उसी के अंदर कर देती, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, और यहाँ पे जो है कई और इश्यूज आ जाते, क्योंकि अब ये फंक्शन कहीं कॉल नहीं हो रहा। ये जितनी भी अब ये 6 स्टेटमेंट जो है वो इस फंक्शन का पार्ट है, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स जो है वो इस ब्लॉक के अंदर इंटेंडेड हैं वो इस ब्लॉक का पार्ट है। जैसे ही आप इस इंडेंटेशन लेवल से बाहर आओगे आप ब्लॉक से बाहर आ जाओगे। All statement intended at the same level below def cu are part of cu। वही लाइन ये आपको यहाँ पे समझा रहा है, ये पहले जो ऊपर लिखी थी, the statement intended below its def statements are part of the function, कि जितनी भी स्टेटमेंट जो है def स्टेटमेंट के नीचे इंटेंडेड होंगी
वो सब उस फंक्शन का पार्ट होंगी। ऑल स्टेटमेंट्स इंटेंडेड एट द सेम लेवल बिलो डेफ CU आर पार्ट ऑफ CU, की जितनी भी जो है वो सेम लेवल पे होंगी। पहली चीज तो उसके अंदर इंटेंडेड होंगी और दूसरी सबका लेवल भी जो है वो सेम होना चाहिए, वो सब जो है उसका उस वाले ब्लॉक का जो है पार्ट बन जाएंगी। This function is executed in the main code through following statement। अब ये जो फंक्शन हमने बना दिया ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम अपने मेन प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल करेंगे। और उस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, उसके नाम से। अब देखिए मैं आपको एक बार ये सैंपल कोड दोबारा से दिखाती हूँ। ये हमारा कोड था, यहाँ पे देखिए ये हमने डेफ CU फंक्शन डिफाइंड किया था, तो जब हमने इसे कॉल किया यहाँ पे ये इस फंक्शन का नाम सिर्फ क्या था, CU, और उसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लगे थे, तो इसलिए इसे हमने किस तरीके से कॉल किया, CU और राउंड ब्रैकेट्स। लेकिन हमने जो ये प्रोग्राम लिखा उसमें हमने टोटल के साथ ये ब्रैकेट में वैल्यूज भी दी थी, तो इसलिए हमने वैल्यूज पास की थी। इस वक्त आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, ये जब हम आगे हमारा शायद 9th चैप्टर है फंक्शंस का, हम उसे डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये चीजें जो है और ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन बिकम अ स्टेटमेंट। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो लाइन हमारी क्या बन जाती है, स्टेटमेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट इज अ फंक्शन बट व्हेन यू कॉल प्रिंट टू प्रिंट समथिंग देन द फंक्शन कॉल बिकम्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉजिक से सोचिए। जब आपने फंक्शन को डिफाइन किया था तो वो पार्ट आपका क्या था, फंक्शन था, लेकिन जब आपने उसे कॉल किया तो वो क्या बन गया, आपकी स्टेटमेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल इसी कोड में देखिए, ये हम इसका सिंटैक्स सही कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये हमने डेफ कीवर्ड से शुरू किया, ब्लॉक बनाया, लेकिन जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये हमारे कोड का कौन सा पार्ट है, ये हमारे कोड की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रही है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है, पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जो टोटल नाम का फंक्शन है उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो ये लाइन जो है वो स्टेटमेंट है और ये वाला पार्ट जो है वो फंक्शन है। तो जहां डेफिनेशन दी होती है वो फंक्शन होता है और जहां हमने उसे कोड में कॉल किया है वो क्या बन जाती है, स्टेटमेंट बन जाती है। फॉर नाउ ओनली दिस फंक्शन इंट्रोडक्शन, ओनली दिस मच इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन इज सफिशिएंट। तो वो यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि अभी के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, बाद में ये चीज जो है वो डिटेल में डिस्कस होगी। नाउ आवर फिफ्थ कंपोनेंट इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन वैसे तो मैंने आपको फंक्शन के साथ साथ ही समझा दिया है। Sometimes a group of statement is part of another statement or function। कई बार क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो किसी दूसरी स्टेटमेंट का या दूसरे फंक्शन का पार्ट होती है। ठीक है, अब उन स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक या फिर कोड ब्लॉक या फिर सूट। Such a group of one or more statements is called ब्लॉक और कोड ब्लॉक और सूट। उसका एक एग्जांपल अभी अभी आपने देखा फंक्शन के साथ कि जब हमने डेफ फंक्शन का नेम और कॉलन लगा के उसके नीचे हमने जितनी भी स्टेटमेंट लिखी वो सारी स्टेटमेंट जो है उस फंक्शन का पार्ट थी, वो इसलिए वो हमारा क्या था, एक ब्लॉक था। जब भी कोई स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट या फंक्शन का पार्ट होते हैं तो इससे हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो जब वो अभी हमने ये CU फंक्शन देखा, टोटल फंक्शन देखा, तो वहां इन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी वो इन फंक्शन का पार्ट थी, तो इसलिए वो क्या थी, ब्लॉक, कोड ब्लॉक या फिर सूट। दूसरा एग्जांपल जो आपके इसी प्रोग्राम में आपने पढ़ा है वो इफ b लेस देन 5 कॉलन। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, ये देखिए ये आपका कोड था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी इफ b ग्रेटर देन 5 कॉलन, और उसके नीचे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन को समझने की जरूरत है। मैं एक बार ये हाईलाइट पार्ट जो है वो डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको इंडेंटेशन जो है वो थोड़ी सी क्लियरली विजिबल हो।
यहाँ से अब आप इंडेंटेशन को क्लियरली जो है वो समझ पाएंगे। हाईलाइट के साथ आपको इंडेंटेशन समझने में थोड़ी सी शायद। अब ये देखिए, इस प्रोग्राम में इंडेंटेशन के लेवल्स देखिए। एक तो जो आपकी बिल्कुल बिगिनिंग है, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यानी कि जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, वो आपके कोड की क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये वाली लाइन, यहाँ से आपका जो है वो कोड बिगिन हो रहा है। ये आपकी एक्चुअल फिजिकल लाइन है जहां से आपका कोड जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, ये है आपके कोड की फर्स्ट इंडेंटेशन। अब इसके बाद ये हमारी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट थी, ये भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट थी, बट ये वाली जो लाइन आई, इस वाली में देखिए, इस लाइन के बाद हमने कॉलन यूज किया, और कॉलन के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये इस फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे नहीं है, इसका इंडेंटेशन लेवल अलग है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इस फंक्शन का, इस दूसरी स्टेटमेंट का जो है पार्ट है। ठीक है, ब्लॉक्स जब भी होते हैं वो हमेशा कॉलन की हेल्प से डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पे कॉलन भी लगा हुआ था, हमें पता है ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट होती है, तो जितनी स्टेटमेंट्स अब यहाँ पे इस इंडेंटेशन लेवल पे होंगी, ये पी वाले इंडेंटेशन, यहाँ तो एक ही है बट मान लीजिए यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती, तो जितनी भी पी वाले लेवल पे स्टेटमेंट्स होती वो सब क्या बन जाती, इस फंक्शन का पार्ट बन जाती। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हमें ये वाली, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसका इंडेंटेशन लेवल अलग है। तो इससे ऊपर की स्टेटमेंट भी देखिए, इसमें भी कॉलन लगा हुआ था, यानी कि ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये एक ब्लॉक डिफाइन कर रही है, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जो इस पी लेवल पे होंगी वो सारी इस इफ वाले ब्लॉक का पार्ट होंगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये भी अलग इंडेंटेशन लेवल पे है, तो हमने इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखा, ये भी ब्लॉक के, इसमें भी कॉलन लगा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा एक ब्लॉक डिफाइन करेगी। तो इस वाले पी के लेवल पे जितनी स्टेटमेंट होंगी वो इस एल्स ब्लॉक का पार्ट बन जाएंगी। तो जब भी हमारी कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ तो ये सिंगल स्टेटमेंट थी, बट कोई भी स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी दूसरी स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये मल्टीपल स्टेटमेंट थी, मैंने यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखी थी जो कि सेम इंडेंटेशन लेवल पे थी बट फंक्शन के अंदर थी, तो ये चारों फंक्शन का पार्ट थी, तो ये एक ब्लॉक बना रही थी। यहाँ पे ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये क्या बना रही है, हमारे ब्लॉक्स जो है वो बना रही है। इन्हें हम ब्लॉक भी कहते हैं, कोड ब्लॉक भी कह देते हैं और सूट भी कह देते हैं। तो ये हम इफ बी लेस देन 5 प्रिंट स्टेटमेंट दी, ये हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दी, तो ये क्या बन गया, हमारा एक ब्लॉक बन गया। 4 स्पेसेस टुगेदर मार्क द नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल, यहाँ पे हमने 4 स्पेसेस का गैप दिया है नेक्स्ट इंडेंटेशन लेवल को मार्क करने के लिए। ये स्पेस आप कितना भी रख सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4 स्पेसेस देने हैं, 5 स्पेसेस देने हैं या 3 स्पेसेस देने हैं। This is a block with all its statement at the same indentation level. इस ब्लॉक की सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम इंडेंटेशन लेवल पर होंगी। Many languages such as C, C++, Java, etc. use symbols like curly brackets to show blocks, but Python does not use any symbol for it. Rather, it uses इंडेंटेशन। तो यहाँ पर ये चीज मैंने अभी अभी आपको बताई ही थी कि पाइथन जो है वो सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है। सी, सी प्लस प्लस, जावा में हम ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में सिर्फ स्पेस की हेल्प से ही हम सारी चीजें डिफाइन कर देते हैं। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ स्पेसेस को यूज करके ही जो है वो ब्लॉक्स डिफाइन कर देते हैं। अगर हमने सेम लेवल पे जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो हमारा एक ब्लॉक होता है। अगर हम इसी के अंदर कुछ और स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे मैंने ये दिया इफ बी लेस देन 5, ठीक है। इसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी, मान लीजिए मैंने दे दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। मान लीजिए मैंने एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी प्रिंट एबीसी, ये भी हमारा एक ब्लॉक बन गया। ये दोनों स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन लेवल पे हैं, तो ये दोनों हमारे इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। बट जैसे ही हम इस इंडेंटेशन लेवल से बाहर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अब कुछ टाइप करती हूँ,
out of the block. अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो इस इंडेंटेशन लेवल से बाहर किया, यानी कि अब हम इस ब्लॉक से, इस इफ ब्लॉक से जो है बाहर आ चुके हैं। बट मान लीजिए ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने इंडेंटेशन लेवल से लेफ्ट की बजाय इंडेंटेशन लेवल से राइट में लिखी होती, इस तरीके से लिखी होती, तो क्या होता। अब इस केस में देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये आपको क्या कर रही है, यानी कि ये प्रिंट स्टेटमेंट अब एक अलग इंडेंटेशन लेवल पे है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट से ऊपर की स्टेटमेंट देखेंगे कि क्या वो कोई ब्लॉक डिफाइन कर रही है। अब हमने देखा इस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए हमें एरर मिला। लेकिन हमारे पास एक और चीज भी होती है, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, बट अब मैं यहाँ पे एक और मैं इस तरीके से लिखती, इफ c लेस देन 3 और कॉलन लगा देती, तो अब मैं एक और यहाँ पे अब मैंने लिखा होता प्रिंट inside one more block। ठीक है, अब यहां पर ये चीज देखिए, ये हमारा पहला ब्लॉक था, ये वाली जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये हमारी इस इफ वाले ब्लॉक का पार्ट थी, क्योंकि तीनों सेम इंडेंटेशन लेवल पे थी। बट ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, ये हमारे इस वाले ब्लॉक का पार्ट है, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये डबल ब्लॉक्स के अंदर हो गई हमारी। तो इस तरीके से अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इफ एल्स फॉर लूप पढ़ेंगे, वहां ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा यूज होंगी और वहीं पर आपको इनकी क्लैरिटी भी आएगी। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बोला, अभी तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जब हम इन सबको ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो हमें चीजों में क्लैरिटी आएगी। तो इस तरीके से जो है एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो डिफाइन हम कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे इस कोड को देखिए, इफ b लेस देन a temp इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू temp। अब यहाँ पे ये जो तीन स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे हैं, t a एंड b देखिए सेम लाइन में है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन पे है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। बट जब आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट थैंक यू, ये बाहर वाली साइड पे है, तो इसलिए ये इस इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसकी इंडेंटेशन जो है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने एरो लगा के मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज अ ब्लॉक पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, नोटिस ऑल स्टेटमेंट इन सेम ब्लॉक हैव सेम इंडेंटेशन लेवल। एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं सबकी सब जो होती हैं वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे होती है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक एज इट इज एट द डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल। अब ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये अलग इंडेंटेशन लेवल पे है, तो इसलिए ये इस इफ ब्लॉक का पार्ट जो है नहीं है। नाउ अब इसके बाद ये एक और एग्जांपल देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स व्हिच मेक अ सिंगल कोड ब्लॉक is also called a suite in Python। जब हमारे पास हम कोई भी कोड ब्लॉक बनाते हैं तो उसे हम Python में सूट के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने बिगिनिंग में पढ़ाई था कि ब्लॉक, कोड ब्लॉक या सूट तीनों जो हैं वो सेम ही चीजें होती हैं। कंसिडर सम मोर एग्जांपल शोइंग इंडेंटेशन टू क्रिएट ब्लॉक्स। हालांकि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी एग्जांपल देके बता दिया है, ये देखिए यहाँ भी आपको और एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहला ब्लॉक आपका यहाँ डिफाइन हो रहा है क्योंकि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, कॉलन लगाया। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए ये सारी जो है वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे है, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट जो है इस फंक्शन का पार्ट है। लेकिन इस फंक्शन के अंदर भी ये देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फंक्शन के अंदर तो है, बट जो फंक्शन वाला इंडेंटेशन लेवल है उसमें नहीं है, उसके भी और अंदर है, यानी कि ये इससे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसका पार्ट है, इफ c लेस देन 50। ठीक है, सिमिलरली ये वाली जो तीन स्टेटमेंट है ये है तो फंक्शन के अंदर, बट ये उसके इंडेंटेशन लेवल से और ज्यादा इनर साइड पे है, तो ये इससे अबव जो लाइन है ये एल्स वाला जो ब्लॉक है ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं इन्होंने मेंशन किया है 2 डिफरेंट इंडेंटेशन लेवल इनसाइड द कोड, कि इस कोड में हमारे पास 2 इंडेंटेशन लेवल है। पहला लेवल तो ये कि ये फंक्शन का लेवल डिफाइन कर रहा है, फंक्शन वाले ब्लॉक का, और उसके बाद ये वाला जो है ये उसके इनसाइड लेवल्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। ब्लॉक इनसाइड फंक्शन चेक,
पहला ब्लॉक, उसके बाद ये वाला जो ये व्हाइट से इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ये वाली जो मैंने आपको लाइन, ये पूरा किसका ब्लॉक है, ये फंक्शन चेक का ब्लॉक है। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये किसका ब्लॉक है, ये इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये किसका ब्लॉक है, ये हमारे एल्स स्टेटमेंट का ब्लॉक है। तो इस तरीके से जो है हम इंडेंटेशन की हेल्प से ब्लॉक्स को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पाइथन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशन दिए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन रूल्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज जो है वो समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जो भी हम जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहते हैं। While working in Python, one should keep in mind certain style, rule and conventions. In the following lines, we are giving some very elementary and basic style rules. तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया है कि लाइन जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आप कैसे करते हो। सबसे पहली चीज स्टेटमेंट टर्मिनेशन की, आप पाइथन का जब कोड लिख रहे होते हो तो आप किसी लाइन को खत्म कैसे करते हो। स्टेटमेंट, पाइथन डज नॉट यूज एनी सिंबल टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। पाइथन में एक लाइन खत्म करने के लिए कोई सिंबल यूज नहीं होता। अगर आप अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखो तो जब आपकी एक लाइन खत्म होती है, इंग्लिश में आप फुल स्टॉप लगाते हो, हिंदी में जब आपका एक सेंटेंस खत्म हो जाता है तो आप पूर्ण विराम लगाते हो। लेकिन पाइथन में हमें कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती। When you end a physical code line by pressing enter key, the statement is considered terminated by default. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो, पाइथन अपने आप ये समझ लेता है कि आपकी लाइन जो है वो खत्म हो गई है। हालांकि अगर यही काम आप C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस में कर रहे होते हो तो वहां स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। मैक्सिमम लाइन लेंथ कि जब आप पाइथन में कोडिंग कर रहे होते हो तो एक लाइन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, कितने कैरेक्टर्स आप एक लाइन में टाइप कर पाते हो। लाइन लेंथ शुड बी मैक्सिमम 79 कैरेक्टर्स। तो आपको मैक्सिमम जो है 79 कैरेक्टर्स आप एक लाइन में टाइप करने चाहिए या कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइन एंड इंडेंटेशन। ब्लॉक्स ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन विच इज एनफोर्स्ड थ्रू 4 स्पेसेस नॉट टैब एज पर द इंडेंटेशन लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन में ये डिफाइंड है कि जब भी आपको कोई लाइन नेक्स्ट लेवल पे इंडेंट करनी होती है तो वो 4 स्पेसेस का गैप देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको हालांकि आपने नोटिस ना की हो अगर ये चीज, मान लीजिए मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखती हूँ, इफ 3 = 4, मैंने कॉलन लगाया। अब ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। तो अब जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर आया, ये लाइन की बिगिनिंग में नहीं आया, यहाँ आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये कितने का गैप दे रहा है आपको, 4 स्पेसेस का। तो वही चीज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पाइथन जो है 4 स्पेसेस का गैप देता है, ना कि वो टैब कीवर्ड को यूज करता है। नेक्स्ट इज ब्लैंक लाइन्स। Use 2 blank lines between top level definition, 1 blank line between method and function definition. अब यहाँ पर भी ये देखिए, सबसे पहली चीज तो कि आपने हेडिंग ही पढ़ी होगी कि ये स्टाइलिंग के रूल्स हैं, यानी कि ये कोई सिंटैक्स के रूल नहीं है कि अगर आपने ये चीज फॉलो नहीं की तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ अगर आपने 4 की जगह 6 स्पेसेस दे दिए तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। बट ये एक तरीके से स्टाइलिंग रूल्स हैं कि अगर आप इन कोडिंग कन्वेंशंस को यूज करते हो तो आपका कोड जो है वो काफी दिखने में भी अच्छा होगा, रीडेबल भी होगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जब भी आप बिगिनिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 2 लाइंस का स्पेस देना चाहिए। जब भी आप कोई भी फंक्शन या मेथड कुछ भी डिफाइन करते हो तो आपको हमेशा एक लाइन का गैप देना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, यहाँ हमने ये टोटल फंक्शन डिफाइन किया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये एक लाइन का गैप दिया, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर मैं ये एक लाइन का गैप नहीं भी देती तो भी कोई एरर नहीं आता, बट अगर मैंने गैप दिया है तो अलग अलग से ये विजिबल हो रहे हैं कि हाँ ये एक फंक्शन है। तो इसलिए हमेशा हमें लाइंस को हमें बीच बीच में लाइंस का गैप देना चाहिए जब भी हम कोई नया फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। फंक्शंस एंड मेथड्स शुड बी सेपरेटेड by 2 blank lines and class definitions with 3 blank lines. जब भी आपको किसी फंक्शन की शुरुआत करनी हो
तो हमें 2 ब्लैंक लाइन, यानी कि ये अगर जब हमने टोटल किया तो इससे ऊपर आपको 2 ब्लैंक लाइन छोड़नी चाहिए और इसके बाद आपको 1 ब्लैंक लाइन छोड़नी चाहिए। सिमिलरली अगर हम कोई क्लास डिफाइन करें, क्लासेस आपके सिलेबस में नहीं है बट फंक्शंस की तरह ही हम क्लासेस भी कोड में लिख सकते हैं, तो उसमें हमें 3 लाइंस का गैप जो है वो देना चाहिए। अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन, हमें एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं लिखने चाहिए। Although you can combine more than one statement in one line using symbol semicolon between two statements, but it is not recommended. अब यहाँ पर देखिए, जनरली अभी तक मैंने जितना आपको करके बताया है या जितना आपने बुक में पढ़ा है, हम एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं। बट अगर हमें एक ही लाइन में 2 या 3 स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम वो काम भी कर सकते हैं। हमने एक स्टेटमेंट लिखी, सेमीकोलन लगाया, फिर हम दूसरी स्टेटमेंट लिख दें, सेमीकोलन लगा के तीसरी स्टेटमेंट लिख दें। इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, बट ऐसा रिकमेंड नहीं किया जाता। हमें हमेशा एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखनी चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो रीडेबल रहे। नेक्स्ट इज व्हाइट स्पेसेस। You should always have white spaces around operators after punctuation but not with the parenthesis. हम जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, एस्ट्रिक, हमें जब भी हम कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमें उस ऑपरेटर के दोनों साइड पे जो है स्पेस देना चाहिए। अगर हम कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज कर रहे हैं, हम कहीं पे कोमा यूज कर रहे हैं या कुछ भी, तो भी हमें स्पेसेस प्रोवाइड करने चाहिए। बट अगर हम कहीं पे पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस के साथ हमें स्पेस यूज नहीं करना चाहिए। पाइथन कंसीडर दीज 6 कैरेक्टर एज व्हाइट स्पेसेस। अब पाइथन में व्हाइट स्पेसेस कौन कौन से होते हैं? अगर आप सिंपल स्पेस बार यूज करते हो या फिर आप न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करते हो, यानी कि एंटर की, स्लैश टी जो आपका होता है टैब के लिए, स्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए, फॉर्म फीड और कैरेज रिटर्न, ये सब जो है ये व्हाइट स्पेसेस में इंक्लूड होते हैं। ये मैंने आपको, जहां हमने स्ट्रिंग लिटरल्स पढ़े थे, वहां मैंने आपको इन सब के बारे में बताया भी था। नेक्स्ट इज केस सेंसिटिव। पाइथन इज केस सेंसिटिव, so case of statement is very important. Be careful while typing code and identifier names. ठीक है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आपके स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो हैं वो अलग अलग कंसीडर होते हैं। तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको नाम जो है वो ध्यान से टाइप करने चाहिए। डॉक्स्ट्रिंग कन्वेंशन, कन्वेंशनली ट्रिपल डबल कोट्स आर यूज्ड फॉर डॉक्स्ट्रिंग, यानी कि जब भी आपको अपने कोड के बिगिनिंग में डॉक्स्ट्रिंग लिखनी हो तो उसे हम ट्रिपल टाइम डबल कोट्स में लिखते हैं। अभी अभी जब आपने कमेंट्स पढ़े आपने देखा था कि आप ट्रिपल अपोस्ट्रोफे भी यूज कर सकते हो और ट्रिपल टाइम डबल कोट भी यूज कर सकते हो डॉक्स्ट्रिंग के लिए। डॉक्स्ट्रिंग क्या होती है? मल्टी लाइन कमेंट, जो हम कोड की बिगिनिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लिख रहे थे। तो वहां पे हालांकि आप ट्रिपल टाइम अपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हो, ट्रिपल टाइम डबल कोट भी, बट कन्वेंशनली जो है ट्रिपल टाइम डबल कोट्स यूज करने चाहिए। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है कि ट्रिपल टाइम डबल कोट्स ही क्यों यूज करें, क्योंकि सिंथेटिकली तो अपोस्ट्रोफी भी सही है, बट ये सिर्फ एक स्टाइलिंग रूल है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं। आइडेंटिफायर नेमिंग, यू मे यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट वर्ड्स इन एन आइडेंटिफायर। अब आपको पता है, आपने बिगनिंग में ही आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स पढ़े थे कि हम आइडेंटिफायर में व्हाइट स्पेसेस जो हैं वो नहीं दे सकते। तो अगर आपको 2 वर्ड्स को मिला के किसी आइडेंटिफायर का नाम लिखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? 2 वर्ड्स के बीच में व्हाइट स्पेस तो अलाउड नहीं है, तो वहां पे हमें उन वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लोन अमाउंट अगर हमें लिखना था तो हमने क्या लिखा? लोन अंडरस्कोर अमाउंट। और यूज कैमल केस by capitalizing first letter of each word, और या फिर हम कैमल केस यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखा हो तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कैमल केस क्या होता है। कैमल केस का मतलब होता है हम जितने वर्ड्स लिख रहे हैं हम सबका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बना दें ताकि हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि अब यहाँ स्पेस तो है नहीं। अब मान लीजिए लोन अमाउंट ही आपको लिखना है, आप अंडरस्कोर यूज नहीं करना चाहते, तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लोन अमाउंट। यहाँ पे आपने दोनों ही वर्ड्स के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, या फिर आप लिख सकते हैं लोन अमाउंट, क्योंकि फर्स्ट लेटर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद बिना स्पेस के जितने नए वर्ड्स आप ज्वाइन कर रहे हो उन सबका लेटर जो है आप क्या कर, फर्स्ट लेटर जो है आप उसे कैपिटल कर दो ताकि आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट।
कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनसे वैल्यूज जो हैं वो कैसे असाइन करते हैं। बट ये वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। एक बार आप इस पार्ट को रिवाइज कर लीजिए कि कमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक इंडेंटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद जो है हम आगे का पार्ट डिफाइन करेंगे। आगे का पार्ट जो है अब से जो है ये छोटे छोटे कोड्स आपके आने शुरू हो जाएंगे कि वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे एलोकेट करते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। ये सारी चीजें अब हमारी बिगिन होने वाली हैं। तो धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक की 3 वीडियोस हमने की, लेकिन अभी तक तीनों में ही हमारे एलिमेंटल पार्ट हुए हैं कि इंडिविजुअल पार्ट्स जो है हमने किए हैं। तो जब तक सबको मिला के हम कोड लिखना शुरू नहीं कर देते तब तक जो है चीजें, पिक्चर जो है इतनी क्लियर नहीं होती हमारे माइंड में। तो आई होप कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हों, और जब हम आगे इन सारे पॉइंट्स को गैदर करके अपना जो है कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अभी तक का पार्ट जो है वो समझ आया या फिर नहीं आया। और अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट इस चीज में चाहते हैं तो आपके सजेशंस जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जरूर बताइए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। बाय बाय।